हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको पीएच मान के बारे में पूरी जानकारी देंगे और ये जानकारी आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस टॉपिक के माध्यम से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी लगा लेंगे और पेपर में जो 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है पीएच मान के ऊपर, उस न्यूमेरिकल को भी आप लगा लेंगे आज के वीडियो को देखने के बाद। जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम पूरे चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करवाएंगे, इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं पीएच मान की। और आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सोरेनसन। अब ये सोरेनसन क्या है? सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच मान के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन आयनों की ये डिफिनेशन है जो हम अभी आपको बोलकर बता रहे हैं, यहाँ पे लिखी हुई है। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब इसे आप कैसे लिखेंगे तो देखिएगा बहुत ध्यान से। क्या बताया गया? हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन और आयन है तो उसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा दिया गया। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को, सांद्रण का मतलब अब आपको इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक, मतलब लघुगणक को कहते हैं लॉग। ऋणात्मक है इसलिए आगे माइनस लगा दिया गया। और लॉग का जो बेस होता है वो गणितीय रूप में लिखा जाता है 10। ऐसे आपको लिखना है। 2 बेस होते हैं, बहुत सारे बेस हैं, ई बेस हो सकता है, 10 बेस हो सकता है, तो बेस आपके पेपर में 10 का ही आएगा। इतना लिखा हुआ आप देख रहे हैं। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा दिया गया है और लिख दिया गया है पीएच। तो फिर से एक बार डिफिनेशन को बता दें। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। फिर से, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ये डिफिनेशन हमने आपको बता दी है। इस पीएच की आखिर जरूरत क्या कब हुई तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब हम आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी बताते हैं। पीएच में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि एक स्केल होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक स्केल होती है, मान लीजिए आपके पास ये स्केल है और ये स्केल है, इस पर हम नंबर डाल देंगे। नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए 0 से लेकर कितने नंबर डाल देने हैं? 14 नंबर। इन 14 नंबर में आप देखेंगे कि जो बीच नंबर 7 पे होगा तो वो होगा 7 नंबर पे उदासीन होता है। 0 से लेकर 7 के बीच में, 0 से लेकर 7 के बीच में यदि कोई मान है तो वो अम्लीय होगा। 7 से 14 के बीच होगा तो क्षारीय होगा और 7 पे होगा तो उदासीन होगा। मान लीजिए आपको कोई भी एक लिक्विड दिया जाता है, कोई भी एक पदार्थ दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? चेक करेंगे कि आखिर ये खाने लायक है या नहीं है। तो मान लीजिए आपको सोडा दिया गया और आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये सोडा है, तो आप क्या करेंगे कि आप एक पीएच स्केल लेंगे और उसको उसमें डिप करेंगे। जैसे उसको उसमें डालेंगे, डिप करने का मतलब उसमें डालेंगे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और किस प्रकार चेंज होगा ये सब हम आपको बताएंगे सूचक में। इसीलिए मैं पहले आपको पीएच पढ़ा रहा हूं, तब आपको सूचक पढ़ाऊंगा। तो क्या हुआ कि एक पैमाना बताया था सोरेनसन ने। उन्होंने कहा कि जी एक स्केल होती है, उस स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर डाले जाते हैं। उसके बाद जो बीच में कौन नंबर आएगा? 7 होगा। 0 से 7 के बीच में क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कोई भी नंबर आएगा तो अम्लीय होगा। 7 से 14 के बीच होगा तो क्षारीय होगा और 7 नंबर होगा तो उदासीन होगा। ये सब आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते हैं तो वीडियो के नीचे एक इस तरीके का चिन्ह बना होगा। इस चिन्ह पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुल के आएगा और वहां पे लिखा होगा पीडीएफ फॉर नोट्स। और जहां पे पीडीएफ फॉर नोट्स लिखा होगा उसके बगल नीचे एक ब्लू कलर की लिंक दी होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि सोरेनसन ने बताया कि एक स्केल है और वो स्केल क्या है? उसे हम लोग पीएच पैमाना कहते हैं। 0 से लेकर 14 तक उसमें नंबर पड़े होते हैं। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 पे उदासीन होता है और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। ये सब किसने बताया था? ये सब बताया था आपको सोरेनसन ने। फिर उन्होंने यही सब बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि 0 से 7 है तो अम्लीय, 7 से 14 तो क्षारीय और 7 होगा तो उदासीन। अब कुछ पदार्थ हैं जिनके क्या है पीएच मान हम आपको बताते हैं, सब नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या हुआ? HCl हुआ। पेपर में जरूर पीएच मान के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। HCl का पीएच मान क्या होता है? 0 होता है। इसी प्रकार आप वहां पे देख रहे हैं कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ये सब अपनी कॉपी पे आप लिखते जाइएगा। अमाशय रस क्या होता है? अब अमाशय रस
मतलब हमारे अमाशय में एक रस पाया जाता है जिसके माध्यम से हमारे पेट में जितना भी भोजन जाता है वो उसका पाचन होता है। और उसका पीएच मान आप बोर्ड पे देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है 1.4 और नींबू का 2.5। ज्यादा किसका है? नींबू का। लेकिन जिसका कम मान होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है। इसका मतलब आपके अमाशय में नींबू से ज्यादा खट्टा एक पदार्थ पाया जाता है और वो पदार्थ क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। सोचिए आप कि नींबू इतना खट्टा होता है जो मुंह में जाता है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वही उससे ज्यादा खट्टा हमारे पेट में पाया जाता है जो क्या करता है? वो हमारे पेट में भोजन का पाचन करता है। उसके बाद आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा 7 होता है। और उसके बाद लिखा हुआ रक्त का पीएच मान वो कितना होता है? वो होता है 7.4 होता है। तो कुछ पदार्थों के पीएच मान है जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या है? जल का पीएच मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल के बाद जो दूसरा है वो रक्त का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। फिर एक नोट बगल में लिखा हुआ है, वो नोट क्या लिखा हुआ है? वो लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं बीएड का पेपर दे रहा था और बीएड का पेपर कौन सा? एंट्रेंस पेपर देने गया था, टीटी का पेपर। और वो टीटी का पेपर टीचिंग के लिए होता है। मैं वहां गया, जब मैंने टीचिंग की थोड़ी सी पढ़ाई करनी शुरू की तो मैं पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ये एक प्रकार की टैबलेट होती है जो टैबलेट तब दी जाती है जब पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने ज्यादा खा लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए आपने ज्यादा खा लिया और आपके पेट में अपच की स्थिति हो गई। जब भी आपके पेट में अपच की स्थिति हो जाएगी तो आपको इनो लेना पड़ता है। बिल्कुल आप जानते हैं कि इनो लेंगे तो थोड़ा सा अपच की स्थिति जो है कंट्रोल हो जाएगी मात्र 6 सेकंड में। ऐसा होता है ना, इनो मात्र 6 सेकंड में। तो उसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टैबलेट आती है जिसको लेने से पेट की एसिडिटी क्या होती है? खत्म हो जाती है। उसका फॉर्मूला क्या है? नोट पे मैंने लिख कर दिया है। क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। ये MgOH का होल ट्वाइस जो यहां से MgOH का होल ट्वाइस ये फॉर्मूला है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आपने क्या सीखा? आपने पीएच मान की डिफिनेशन सीखी, पीएच मान का फॉर्मूला सीखा और उसके बाद कुछ पदार्थों के क्या सीखे हैं आपने? कुछ पदार्थों के पीएच मान देखे हैं। एक पीएच स्केल के बारे में जाना है। 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर आता है कि बताइए इस पदार्थ का पीएच मान इतना है। मान लो दे दिया गया पीएच मान 5 है। अब बताइए पीएच मान यदि 5 है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो आप कहेंगे पीएच मान 5 है, 7 से छोटा है इसलिए अम्लीय होगा, और जैसे ही 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय होगा। लेकिन 7 होगा तो कितना होगा? तब होगा उदासीन। और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। इतने सारे टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़े, लेकिन एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है पीएच और पीओएच में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे एक न्यूमेरिकल जरूर आता है तो उसे भी आप लिख लीजिएगा। क्या संबंध है? पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना? 14। आपने पीएच के बारे में जान लिया, लेकिन ये पीओएच क्या है इसे आप कैसे जानेंगे? तो देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्साइड से वर्ड बना है, हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? बस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल लगाना है, उसको कहते हैं पीओएच। तो क्या हुआ? उसी से डिफरेंशियल बनी और उसके बाद इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बना पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना? 14। बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और 4 नंबर आपको अपने पक्के करने हैं। तो इस तरीके से 4 नंबर के ये 3 फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी तो फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? कभी कभी डिफरेंशियल पूछी जाती है तो आपको पूरा लिखना होता है, लेकिन कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल आता है तब आपको क्या करना होता है? तब आपको इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके ही न्यूमेरिकल को लगाना होता है। तो इस तरीके से आपने पीएच जाना, पीओएच जाना और कुछ पदार्थों के पीएच मान जाने, ये सब आपने जान लिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना? 14। तो यदि आप यहां से पीएच का मान निकालना चाहें तो पीओएच को कहां ले जाएंगे? 14 है और उसके बगल में माइनस लगाकर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस पीओएच। तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, इसी से आया है। कभी कभी आपको डायरेक्ट ये लिखना पड़ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये सीख लिया है। उम्मीद है इतना जरूर समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का आखिर क्या महत्व है। आपने देखा होगा
कि आजकल के जो घरों में आरओ लगे होते हैं, आरओ का मतलब आप जानते हैं, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया होती है, इसको अंग्रेजी में आरओ बोलते हैं। वो आरओ घर में लगा होता है जिससे फिल्टर करके पानी हम लोग पीते हैं। उस आरओ में आपने कभी सोचा है कि आरओ में एक पीएच की स्केल भी लगी हुई अब आती है? वो क्यों आती है? क्योंकि हम लोगों को शुद्ध पानी पीना है, और शुद्ध पानी का पता आप कैसे लगा पाएंगे? वो आप लगा पाएंगे पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल उसमें से पहले से लगा दी जाती है, जिससे ये होता है कि जब आप पानी पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं या अशुद्ध पानी पी रहे हैं। इसी प्रकार पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहला रोल ये है कि जब बहुत बड़े जैसे फार्म हाउस होते हैं तो उनमें क्या होता है, मिट्टी की जांच होती है। क्यों जांच होती है? क्योंकि यदि मिट्टी कैसी होगी, अच्छी होगी। अब अच्छी कैसे होगी? जब शुद्ध होगी तो उसका पीएच मान लगभग 7 के आसपास होगा। 7 से थोड़ा कम भी हो जा सकता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए मिट्टी की जांच करने के लिए पीएच का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिट्टी की जांच करने के लिए पीएच का उपयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि मिट्टी की जांच करके जब फसल को पैदा किया जाता है तो उसकी पैदावार अच्छी होती है, इसलिए पीएच का होना उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम करें कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि यहाँ पे आप नोट्स में देख रहे हैं क्या लिखा है, अम्लीय वर्षा के बारे में दूसरा पॉइंट लिखा है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए अब पहली बारिश होती है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो पहली बारिश होती है उसमें क्या होता है कि जो गाड़ियां चलती रहती हैं उनका धुआं एक लेयर बना लेता है आसमान के नीचे, और उस लेयर के कारण जब बारिश होती है तो वो जो पानी होता है, वो जो पानी जो होता है ऊपर से बह के आता है, कहां से? आसमान से। जैसे बारिश हुई तो ये जो लेयर बनी हुई है, ये लेयर से जितना भी एसिड बनता है वो सारा का सारा नीचे आ जाता है। पानी गिरा, पानी ने उस लेयर को जो है नीचे किया, और वो पानी जब नीचे जमीन पे आएगा तो धुएं और गंदगी के साथ वो पानी आएगा। तो इस प्रकार की वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। और इस अम्लीय वर्षा से कहते हैं कि जब पहली बारिश हो तो पानी में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि वो पानी दूषित होता है। क्यों दूषित होता है? वो पानी अम्लीय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गाड़ियों का धुआं ऊपर एक लेयर बना लेता है और पानी के साथ वो धुआं नीचे आता है और हमारी त्वचा को वो खराब करता है, जिससे क्या होता है, फफोले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, बीमारियां होने लगती हैं। इसी तरीके से इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो जब बारिश होती है तो वो पानी कहाँ जाता है? नदियों में। और जब पानी नदियों में जाता है तो वहां के जो जीव होते हैं, मछलियां हो गई, बहुत सारे ऐसे और जीव हैं जो पानी में रहते हैं, उनके लिए जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तब क्या होता है, बहुत बड़ी सी संस्थाएं जो होती है वो पानी की जांच करती हैं कि पीएच कितना है। तो वो नदी के पानी की जब जांच होती है तो लगभग 7 से बहुत कम पहुंच जाता है। और जब बहुत कम हो जाता है तो बताइए हम लोगों के लिए पानी कितना इतना खराब हो गया है कि शुद्ध नहीं है। हम लोग अम्लीय वर्षा में नहा रहे हैं, और तो जीवधारी जो जीव होंगे वो कैसे रहेंगे पानी में? और जब जीव नहीं रह पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब जीव नहीं रह पाते हैं तो पीएच मान की गणना करके उस पानी को शुद्ध किया जाता है, उसमें क्षार मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो क्या है, पीएच इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय वर्षा की जांच करके पानी को शुद्ध करने के लिए पीएच की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, पेट में HCl अम्ल के बारे में बताया गया है। देखिए हमारे पेट में जो है HCl अम्ल पाया जाता है, और वो HCl अम्ल क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। यदि वो HCl अम्ल ना हो, बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा, यदि वो HCl अम्ल ना हो तो क्या भोजन हमारे पेट में पच पाएगा? वो भी नहीं पच पाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और जब भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में अपच की स्थिति आ जाती है, और वो अपच की स्थिति क्या करती है कि हमारे पेट में जो है एसिडिटी बना देती है, गैस बन जाती है। और वो गैस क्या होती है कि हमको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, उल्टियां आने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, इनो लेते हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बिल्कुल ऑफ मैग्नीशिया से भी उसको कम किया जा सकता है। तो पेट में अपच की स्थिति में क्या है, पीएच मान को बैलेंस करने के लिए क्षारकीय पेय पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, गैस है कम हो जाएगी, और इनो पी लीजिए। तो क्या है, क्षारकीय ये पदार्थ है, तो इनसे क्या होता है, पेट की एसिडिटी भी कम हो जाती है। चौथा पॉइंट क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि दांतों के बारे में बताया गया है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं, हम लोग सुबह सुबह जब सो के उठते हैं तो पूरा जो माउथ होता है अंदर से पूरा अम्लीय हो जाता है। टूथपेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो क्षारीय हो जाता है। अब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, मुंह हमारा शुद्ध हो जाता है, सारा अम्ल निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा माउथ है, कहीं ना कहीं हम लोगों की जो
पेट के अंदर की जो गैस है वो आती रहती है, तो उससे क्या होता है, पेट माउथ में थोड़ा सा अम्ल पहले से मौजूद रहता है। वो अम्ल जो मौजूद रहता है उसकी वजह से उसका पीएच मान कितना होता है, मैं लिख देता हूं। पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। लेकिन ये पीएच मान जो 5.5 है इससे कम होने लगता है। जैसे ये कम होने लगता है तो इसका मतलब इसकी अम्लता अब बढ़ने लगती है। क्या मतलब, ये 5.5 से कम होगा, मतलब अम्लीय होता जा रहा है। तो इस अम्लता को जो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मंजन उपयोग में लाते हैं जिससे ये अम्लता दूर हो जाए। नहीं तो यदि अम्लता दूर नहीं होगी तो दांतों में बीमारियां हो जाएंगी, और वो बीमारियां क्या करेंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो बीमारियां क्या करेंगी, हमारे इन्फेक्शंस को बढ़ा देंगी और बहुत सारी और बड़ी बीमारियों को भी जन्म दे देंगी वो बीमारियां। इसलिए दांतों के क्षय को भी रोकने के लिए, दांतों का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो दांतों का इनेमल होता है, ऊपर वाली जो परत होती है, उसे कम करने के लिए भी अच्छे मंजन का उपयोग करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट आप यहां पे देख रहे हैं, 5वां पॉइंट हमारे सामने लिखा है, मधुमक्खी और चींटी जब हमें काट लेती है तो हमें जलन का अनुभव होने लगता है। मान लीजिए मधुमक्खी या चींटी ने हमें यहाँ पे काटा तो हमें जलन का अनुभव होने लगा, और वो जलन का जब अनुभव होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर कुछ ऐसा रगड़ देते हैं जिससे वो जलन कम हो जाए। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चींटी जो होती है रेड आंट, उसके डंक में अम्ल पाया जाता है और वो अम्ल होता है फार्मिक अम्ल। ये फार्मिक अम्ल जिसका फॉर्मूला HCOOH होता है, ये सब आप पढ़ेंगे 4th या 5th चैप्टर में। तो ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी क्षार का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। और कौन कौन से 5 पॉइंट आपने पढ़े, पहले तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि आपने पहला पॉइंट पढ़ा मिट्टी के जांच के बारे में, फिर पढ़ा अम्लीय वर्षा के बारे में, फिर पढ़ा आपने पेट में जलन के बारे में, फिर पढ़ा दांत का जब पीएच मान जो है बढ़ जाता है मुंह में, माउथ में 5.5 से, और 5वां पढ़ा मधुमक्खी के बारे में। तो ये 5 जो पॉइंट पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। क्योंकि जब से एनसीईआरटी आया है ये जरूर आता है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का आखिर क्या रोल है, क्या रोल है। और देखिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, एनसीईआरटी जब से आया है वो आपके दिमाग का टेस्ट करता है, आपकी लिखावट का टेस्ट नहीं करता है। वो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि आप रट के जाएं और उसको वहां छाप के चले आए। 10-20% ऐसा होता है कि रटा रटा है क्वेश्चन फंसता है, बाकी रटा रटा है क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को तैयार करिए। उम्मीद है ये क्लास समझ में जरूर आई होगी। इस क्लास में आपने पीएच पढ़ा, पीओएच पढ़ा, पीएच के कुछ पदार्थों के पीएच मान पढ़े, और दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग पढ़ा या क्या रोल है उसका, ये सब पढ़ा। अब इसके बाद की क्लास में हम आपको सूचक के बारे में जानकारी देंगे, अवश्य सूचक के बारे में जानकारी देंगे। और ये जो पीएच आपने पढ़ रखा है इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जैसे ये चैप्टर का अंतिम पड़ाव आएगा मैं आपको क्या करूंगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, और लगातार 1-2 क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। एक क्लास में छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो 1-1, 2-2 नंबर के आएंगे, और एक क्लास में बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स। ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे वो 100% दावा करते हैं कि आधे घंटे 40 मिनट की जो क्लास होगी न्यूमेरिकल्स की, उनमें से आपके पेपर में वो न्यूमेरिकल जरूर एक क्वेश्चन जरूर आएगा 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का सोचिए, एक क्लास, और 4 नंबर मेरे पक्के हो जाएंगे। केमिस्ट्री में, जहां केमिस्ट्री 20 नंबर की ही आती है, वहां आप 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल वही बच्चे कर पाते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें यदि आपको ये क्लास समझ में आई है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।